तेरी हाथ की लकीरों से, तेरी रेखाओं से तेरी दुनिया नहीं बनेगी, तेरी कर्म की रेखाओं से तेरी दुनिया बनेगी। जी हाँ, अगर आपने कर्म अच्छा किया है, कर्म में अगर मजबूती है तो यस आप अपनी दुनिया बनाओगे। आप अपनी हाथ की रेखाओं के भरोसे मत बैठो, क्योंकि हाथ की रेखाओं से कभी दुनिया नहीं बनती है। तो यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो यस, बिजनेस बहुत जरूरी है, प्रोफेशन बहुत जरूरी है। यस, तो आज इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एनालिसिस बता देता हूं कि इंटर में किस तरीके का एग्जाम में क्या क्या वेटेज रहता है। बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे, जब भी आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे, जो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन होता है वो आपका पीजीबीपी के बेसिस पे ही आएगा, है ना। मतलब और भी अदर हेड्स आ सकते हैं, बट मेजरली जब टोटल इनकम का हम क्वेश्चन करेंगे, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आपके अराउंड 15 से 16 मार्क्स का, मतलब 10 से 16 मार्क्स का आप मान के चलो कि आप आएगा ही आएगा, तो वहाँ पीजीबीपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि जो टोटल इनकम का क्वेश्चन बनेगा वहाँ पीजीबीपी का रिलेवेंस होगा ही होगा, कंपल्सरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे अपने को अच्छे से करने का है। अच्छा, अब देखो, अगर आप बोलोगे सर इंडिविजुअली देखो कि 4 मार्क्स का आया हुआ है, ये मत देखो आप यहाँ पर किस किस टाइप के, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जब आप ये क्वेश्चन टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे तो 101% आपको ये मिलना ही मिलना है। तो देखो यहाँ पर एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 इसका क्वेश्चन आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। आप देखोगे तो अराउंड 4 या 5 बार आया हुआ है। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है और आया भी 8-8 मार्क्स का है, ठीक है। फिर आता है साइंटिफिक इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 35(2)AB। आजकल एक्चुअली इसका रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि अब साइंटिफिक रिसर्च पे बाय डिफॉल्ट आपको 100% मिल जाती है। पहले क्या होता था, 100%, 150%, राइट, 200% ऐसा वाला हुआ करता था। तो ये जो है कंपनीज के लिए है साइंटिफिक 35(2)AB, कि आपको कुछ केसेस में 100% और कुछ केसेस में 150%, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब 100% ही सब जगह मिलेगा, ठीक है। फिर आता है बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40B। 40B हम देखेंगे कि अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट वगैरह दे रही है, तो उसका किस तरीके से एक लिमिट है कि इस लिमिट से ज़्यादा होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउड हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 43B। 43B के बेसिस पे जो पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शंस मिलती है उसके बारे में है। बेड डेब्ट्स, एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेक्शन 40A और पीएफ कंट्रीब्यूशन आप मतलब 36 में हम देखने वाले हैं कुछ एक्सपेंसेस, सर्टेन स्पेसिफाइड डिडक्शंस, तो उसमें से है पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस हम बोल सकते हैं, कि जो खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं होता है वो 37 में अलाउड हो जाएगा, तो सब हम देखेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम और पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम, ठीक है ना। तो ये हम सारा यहाँ पर मेजरली दीज आर द जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका एक समरी मैंने यहाँ पे ले लिया है कि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर जनरली बनते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी? यस, जैसे हर हेड का उसका पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है, उसी तरीके से पीजीबीपी में सेक्शन 28 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं सेक्शन 28 to 44DB, राइट, ये सेक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसका पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है सेक्शन 45, सेक्शन 28। सेक्शन 28 यहाँ पर बहुत आसान है, एक जनरल कॉमन सेंस आपको लेना है कि आप बिजनेस में निकाल के आ रहे हो। बिजनेस में आप निकालते हो सर प्रॉफिट, है ना। बिजनेस में कभी भी टर्नओवर पे खर्चा नहीं लगता है। सर आप क्या करते हो, सर उस टर्नओवर के लिए जो भी आपने खर्चा किया है वो लेस करते हो, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। तो आपको यही यहाँ वो ही निकालना है। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इनकम तो आ जाएगी आपकी सेक्शन 28 के अंदर, इनकम तो आ जाएगी आपकी सेक्शन 28 में, और एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे आपके सेक्शन 30 से लेके 37 तक। बट इन एक्सपेंसेस को तभी लेस किया जाएगा विद सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 40 to 43B।
अगर 40 से 43B की रेस्ट्रिक्शंस अगर आपने फॉलो की है तो यस वो एक्सपेंसेस लेस होगा, अदरवाइज वो लेस नहीं होगा। उसके बाद जो आएगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। तो हमको करना क्या है, हमको समझना है सेक्शन 28 में क्या आ रहा है, सेक्शन 30 से 37 में क्या आ रहा है, ठीक है। हमको ये समझना है कि भाई 28 की इनकम कौन कौन सी है वो समझ में आ गई, तो पता पड़ गया सब ये इनकम टैक्सेबल होने वाली है। सर 30 से 37 के खर्चे समझ आ गए कि ये खर्चे अलाउड होंगे, तो पता पड़ गया सब ये खर्चे ही लेस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई खर्चा है तो लेस नहीं करना है, राइट। और रेस्ट्रिक्शंस का हमें ध्यान रखना है कि भाई ये रेस्ट्रिक्शंस 40 to 43B की रेस्ट्रिक्शन है, अगर ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर दी गई है तो ही खर्चा लेस होगा, अदरवाइज खर्चा लेस नहीं होगा, ठीक है ना। इवन आप बोलते हो कि खर्चा लेस अलाउबल है, डिडक्शन मिल जाएगी, बट क्या 40 से 43B का रेस्ट्रिक्शन फॉलो हुआ है क्या, अगर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खर्चा लेस हो जाएगा, राइट। और अगर नहीं हुआ है तो लेस नहीं करोगे। लेट्स से एक एग्जांपल बोलता हूं कि आपको मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या कंपनी सेक्रेटरी बन गए या CW बन गई और आपको एक लड़की पसंद है, ठीक है। अब लड़की पसंद है तो बाकायदा उससे शादी करोगे, है ना। तो अब आपके पिताजी ने बोला देख भाई देख छोरी ना अपनी बिरादरी की चावे, कोई भी लिया चलेगी बट छोरी अपनी बिरादरी की चावे है, अगर बिरादरी की नहीं हुई तो मैं तेरे को घर में नहीं आने दूंगा। तो उसी तरीके से खर्चा 30 से 37 खर्चा तो अलाउड हो जाएगा, लेकिन 40 to 43B क्या बोलते हैं भैया हमारी रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग अगर तूने खर्चा किया है तो अलाउड है, अदरवाइज खर्चा अलाउड नहीं होगा। वैसे पिताजी ने बोला ना छोरी से शादी करेगा चलेगा, लेकिन अपनी बिरादरी की होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ आया। तो उसी तरीके से आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आइए, तो यहां पर अपने को क्या समझना है, सेक्शन 28 को समझना है कि कौन कौन सी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल होगी, 30 से 37 कौन कौन से खर्चे हमारे को अलाउड हो जाएंगे, 40 to 43 भी जो उन खर्चों पर रेस्ट्रिक्शंस को बताता है कि अगर ये खर्चे आपने कर दिए लेकिन अगर ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करी तो खर्चों का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उस खर्चों को लेस नहीं कर पाओगे। लेट्स अज्यूम मेरी इनकम है यहाँ पर 50 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने 30 से 37 के अंदर खर्चे कर दिए 52 लाख रुपए के, लेट्स अज्यूम नो 42 लाख रुपए के, ठीक है ना। उसमें से 7 लाख के खर्चे ऐसे हैं जहां पर मैंने रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया, रेस्ट्रिक्शंस नॉट फॉलो, ठीक है ना। तो अब मैं 50 में से 42 लेस नहीं करूंगा, अगर मैंने रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं किया है तो मैं 42 में से 7 लाख जिन पे मैंने रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया है तो मैं यहां जो लेस करूंगा सिर्फ 35 लाख ही लेस कर पाऊंगा, एंड दिस 15 लाख विल बी माय प्रॉफिट। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन 42 के 42 लाख के खर्चों पे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर लेता तब तो 50 माइनस 42 सिर्फ 8 लाख पे मुझे टैक्स देना होता, ठीक है ना। बट मैंने रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया है तो 15 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज माय पीजीबीपी का इनकम। सो बस इतना ही हमें यहाँ पर समझना है। चलो अब हम देखते हैं कि 28 के अंदर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। चलिए सबसे पहला कि अगर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की अगर इनकम है, यस वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन। जैसे मान लो आपको डांस पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपने उसकी एकेडमी शुरू कर दी, दिस इज योर वोकेशन, ठीक है ना। वोकेशन भी आपका प्रोफेशन ही माना जाएगा और यस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी इनकम आपको बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होता है या कोई भी नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड होती है बिकॉज ऑफ बिजनेस, यस वो भी आपके लिए बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब कोई कंपनसेशन मिला या कोई नॉन कम्पीट फीस मिली, क्यों? नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटी, आपको कोई बिजनेस या प्रोफेशन एक्टिविटी नहीं करनी है, उसके लिए अगर आपको कोई भी नॉन कम्पीट फीस दी जाए कि मैंने आपको बोला कि भाई देख मेरी कचौरी की दुकान है, तेरे को दूसरी कचौरी की दुकान मेरे सामने नहीं डालनी है, उसके लिए मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, दैट इज द कंपनसेशन, ये आपके लिए बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ, ट्रेडमार्क, मैंने आपको पैसे दिए कि देख भाई तेरे को 10 लाख दे रहा हूँ, ये जो मसाला तू बना रहा है ना, ये पेटेंट कॉपीराइट किसी को शेयर नहीं करने का, सिर्फ मुझे ही देगा तू ये मसाला, तो उसके लिए मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, इट विल बी ट्रीटेड योर बिजनेस इनकम। चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट और मॉडिफिकेशन, अगर मान लो मैंने बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे से 1 लाख का मसाला लूंगा और ड्यू टू कोविड मैंने बोला कि नहीं यार मैं तेरे से इतना ज़्यादा नहीं ले सकता, मुझे तो तू 40,000 का मसाला दे दे। मैंने क्या किया, मेरा एग्रीमेंट था 1 लाख का मसाला लेना है आपसे और मैंने अब बोला डेली 40,000 का मसाला लूंगा, तो मैंने क्या करा, चेंज इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, राइट। तो उसके कारण मैंने आपको जो भी कंपनसेशन दिया, लेट्स अज्यूम मैंने आपको 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया, तो इट विल बी योर इनकम, और इनकम भी होगी तो कहां पर, बिजनेस हेड में आपकी इनकम मानी जाएगी। फिर आता है गिफ्ट और परक्यूजिट्स रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको कोई भी गिफ्ट या परक्यूजिट्स रिसीव्ड होता है
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ बिजनेस। लेट्स अज्यूम कि मैंने आपको पढ़ाया और आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स हुए, आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज अच्छी हुई, आप कंसल्टेंसी लेवल पे अच्छा काम करने लग गए, फिर आपको एट द पॉइंट याद आया यार भरत सर ने बहुत मेहनत करी थी, भरत सर अगर आप वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। आप खुश हुए और आपने खुश होकर मेरे को क्या दे दिया, आपने मुझे आईफोन गिफ्ट कर दिया। लेट्स अज्यूम आपने मुझे आईफोन गिफ्ट कर दिया, तो आईफोन जो होगा दैट विल बी माय बिजनेस इनकम, है ना। आपने कोई पर्सनल रिलेशनशिप, मेरे बेटे का बर्थडे है उस कारण आपने आईफोन गिफ्ट नहीं किया है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने आपको अच्छा काम डिलीवर किया, आप खुश हुए और आपने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। आपने मुझे अपनी फीस पे करी थी, बट उसके अदर देन दैट फीस खुश होकर आपने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, दैट विल बी माई बिजनेस इनकम। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, अगर मान लो मेरा बिजनेस है और अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट के कारण अगर मुझे कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, यस वो भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बिजनेस इनकम माने जाएंगे। क्या क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DFRC ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट और ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मान लो अब मेरी कोई कंपनी है एजू एंटरटेन, राइट। अब मेरे को पता है कि यार एक XYZ इज द की एम्प्लॉय, मैं बोलता हूँ कि मिस्टर राहुल इज द की एम्प्लॉय फॉर आवर कंपनी, और मैंने क्या करा, राहुल का एक की मैन इंश्योरेंस करा दिया, है ना। मैं राहुल है तो हमारे यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने मान लो लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि राहुल इज द की एम्प्लॉय फॉर एजू एंटरटेन और मैंने राहुल का की मैन इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है ना। अगर इन केस राहुल को कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण अगर कोई भी अमाउंट मिलती है ऑन मैच्योरिटी, तो यस वो राहुल के हाथों में टैक्सेबल होगी। बट अगर मैं बोलता हूं कि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी वो अमाउंट एजू एंटरटेन को मिलेगा, तो उस केस में वो अमाउंट एजू एंटरटेनमेंट के लिए बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस कराया था केबीसी ने। जो प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया था उसके बीसी पर, उन्होंने एक अमिताभ बच्चन का 50 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था कि इन केस ऑफ अमिताभ बच्चन साहब को कुछ हो जाता है तो केबीसी को बहुत ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि मोटा खर्चा कर दिया है, तो इसीलिए उन्होंने केबीसी ने उनका 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। तो अगर मान लो इन केस ऑफ कैजुअलिटी अगर कुछ होती है और 50 करोड़ अगर केबीसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर मिलता है, तो वो 50 करोड़ उनके लिए बिजनेस इनकम माना जाए, राइट। अगर मान लो अमिताभ बच्चन साहब को मिलता है तो अमिताभ बच्चन की सैलरी इनकम हो गई। अगर केबीसी जो प्रोड्यूसर्स की जो कंपनी है उनको मिलता है तो वो उनकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। और मान लो अमिताभ बच्चन के किसी थर्ड पार्टी को मिलता है, मतलब जया बच्चन को मिलता है, अभिषेक बच्चन को मिलता है, तो ये इनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। मान लो मेरा मर्सिडीज का शोरूम है, ठीक है ना। मैं उस मर्सिडीज के शोरूम में मैं क्या करता हूँ यार, एक मर्सिडीज कि कब तक साइकिल पे जाऊंगा यार, अब तो मर्सिडीज ले लें। तो मैंने मर्सिडीज के शोरूम से मर्सिडीज अपने पर्सनल या कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर, है ना। पर्सनल ना लिया, सॉरी, अपनी कैपिटल मतलब बिजनेस की कैपिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। मैं बिजनेस की कैपिटल एसेट्स, अभी तक मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी बिजनेस में, कोई गाड़ी नहीं थी, साइकिल थी बस, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, मर्सिडीज को अपनी बिजनेस एसेट्स बना लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मर्सिडीज का शोरूम है, अब मेरी एक मर्सिडीज के शोरूम में से एक गाड़ी मैंने निकाल के अपने बिजनेस के लिए ले ली। भाई अगर मान लो मर्सिडीज का शोरूम नहीं होता तो मर्सिडीज दुकान से खरीद के लाता, मेरे पास मर्सिडीज का शोरूम है तो मर्सिडीज से ले ली मैंने, ठीक है ना। तो एज ए कैपिटल एसेट्स मैंने बिजनेस के लिए ले ली, तो भाई बिजनेस में अब तो डील करने जाऊंगा तो मर्सिडीज में बैठ के जाऊंगा, ठीक है। तो भाई अगर आप अपना स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो तो ये जो भी इनकम होगी, जो एफएमवी होगी, एफएमवी ऑफ द स्टॉक जो आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो ना, दैट विल बी योर बिजनेस इनकम, ठीक है, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन। अगर मान लो ये जो एओपी बीओआई जो होते हैं ना, अगर मान लो इनको इनकम डिराइव होती है फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्विसेज। मान लो कोई एसोसिएशन है, उसने अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज दी है और उस स्पेसिफिक सर्विसेज के कारण मेंबर से पैसा मिला है, तो यस वो उसकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। पार्टनर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, राइट। देखो हम देखेंगे सेक्शन 40B में कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर कुछ भी दे रही है, एक सर्टेन लिमिट तक तो वो अलाउड हो जाएगा और उसके ऊपर वो अलाउड नहीं होगा। अगर वो अलाउड हो जाता है, मतलब फर्म को उसकी डिडक्शन मिल गई, तो वो पार्टनर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी है। कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी है, दैट्स इट।
ठीक है ना, मतलब पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी मिल रहा है, अगर वो फॉर्म को अलाउड हो जाता है तो पार्टनर के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा उसके पीजीबीपी हेड के लिए। जब वो अपना खुद का पर्सनल रिटर्न फाइल करेगा वहां पर उसे एज ए बिजनेस इनकम दिखाएगा, ठीक है ना, नॉट अ सैलरी इनकम। सेल प्रोसीड्स ऑफ असेट्स ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर सेक्शन 35 एडी में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपको एसेट्स यूज ले रहे हो और अगर आपने उसको सेल कर दिया उसके कारण जो भी प्रोसीड आपको मिलता है ये वो भी 28 के अंदर आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा और वो यहाँ पर बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने देख लिया है कि सेक्शन 28 में कौन कौन सी इनकम आपकी आती है जो टैक्सेबल होगी, है ना। बिजनेस में हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट, तो बिजनेस इनकम सेक्शन 28 में आ गई है, माइनस एक्सपेंसेस 30 से लेके 37 तक विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 41 भी है जहां हम देखें डीम्ड इनकम, वो भी आपके लिए इनकम मानी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 28 के साथ में सेक्शन 41 भी हम देखेंगे, जब मैं देखूंगा तब आपको बता दूंगा। तो इनकम में आपका एक तो 28 आ जाएगा, एक 41 आ जाएगा डीम्ड इनकम, उसमें से 30 से 37 के खर्चे आप लेस कर दोगे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43 भी। चलो अब सेक्शन 29, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि सेक्शन 28 में से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दो, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट, ठीक है ना। दिस इज द मैनर ऑफ द कंप्यूटेशन की प्रॉफिट कैसे निकालें, यही तरीका है प्रॉफिट निकालने का। तो ये जो तरीका है वो सेक्शन 29 बताता है, सेक्शन 29 बताता है कि किस तरीके से आप प्रॉफिट कंप्यूट करोगे। तो देखो 28 और 41 की इनकम आ गई, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दो विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43 बी। अगर आप 40 से 43 बी के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया गया, इसमें ओनली 3 सेक्शन है, कोई लोड लेने का ही नहीं है, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B, ठीक है ना, बस ये 3 सेक्शन है। ये अगर आपके हो गए 43B में हम देखेंगे कि सर्टेन ट्रांजैक्शन जो पेमेंट बेसिस पे आपको अलाउड होंगे, 40A के अंदर देखेंगे कैश पेमेंट और रिलेटिव वाला देखेंगे, 40 के अंदर कुछ छोटे मोटे हैं वो हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है जो 40B जो मैं बोल रहा हूँ ना वो 40B फॉर्म वाला वो भी हम यहाँ पर ही देखेंगे। तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको लोड लेना ही नहीं है, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मतलब पीजीबीपी में जो लोड होता है वो लोड आपका खत्म होने वाला है। बस इस चैप्टर को आप ढंग से समझो, आपका लोड खत्म हो जाएगा। इवन मेरे जो भी रिविजन्स चैप्टर हैं वो आप आसानी से एक बार आप देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने थोड़े से फास्ट हैं रिविजन्स हैं तो मैं सारी चीज़ें ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जा पा रहा हूँ, बट आप मेरे नॉर्मल सेक्शंस लोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और पूरी टेक्स्ट आपकी ऑन टिप्स हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 28 और 41 आपकी इनकम आ गई, 30 से 37 के खर्चे लेस हो गए, उसके बाद जो बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये कौन बोलता है, सेक्शन 29। सेक्शन 28 इनकम हो गया, सेक्शन 29 बोलता है प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 28 और 41 की इनकम माइनस 30 से 37 के खर्चे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43, ठीक है ना। और उसमें 3 सेक्शन है, बस लोड नहीं जाता, जिंदगी बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब आता है मेथड ऑफ द अकाउंटिंग। 5 हेड है हमारे, वहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप अक्रूवल बेसिस पे चले जाओ या कैश बेसिस पे चले जाओ, ठीक है ना। तो पीजीबीपी में अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट मुझे कैसे कंप्यूट करना है, या तो आप अक्रूवल बेसिस पे कंप्यूट करो, चाहे आपने खर्चा किया हो, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, इररिलेवेंट, खर्चा इंकर्ड हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट, या इनकम आपको इनकम इंकर्ड हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे जाते हो तो जो कैश आपको मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वही आपकी इनकम होगी, और जो कैश आपने खर्चा किया है दैट इज योर एक्सपेंसेस ओनली। मतलब मान लो कि इस साल का खर्चा मेरा था 15 लाख रुपए का, ठीक है ना, एक्सपेंसेस इंकर कर दिया, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया, ओनली 12 लाख का ही मैंने पेमेंट किया है, 12 लाख का ही मैंने पेमेंट किया है, 3 लाख अभी पेमेंट ड्यू है, ठीक है ना। अगर मैं अक्रूवल बेसिस पे जाता हूं, तो पूरा का पूरा 15 लाख मेरे लिए अलाउड हो जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, क्योंकि खर्चा इंकर्ड कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और अगर मैं कैश बेसिस पे जाता हूं तो सिर्फ 12 लाख रुपए विल बी अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि कैश बेसिस पे जितना आपने कैश पेमेंट कर दिया है वही आपको अलाउड होगा, जो आपने पे नहीं किया है वो आपको अलाउड नहीं होगा, राइट। तो यहां पर यही है, सेक्शन 145(1) यही बताता है कि पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, अक्रूवल और कैश, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो वो आप फॉलो कर सकते हो। बट मेजरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अक्रूवल ही फॉलो करती है, लेकिन हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, राइट, ये कैश बेसिस पे जाते हैं जनरली। आईसीडीएस की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है।
विच इज़ नॉट सो रिलेवेंट फॉर दी इंटर, बट एक बार फिर भी दे दिए मैं यहाँ पर लिस्ट। चलो अब बहुत सिक्वेंस में चलना है अपने को, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखो तो अगर हमने मान लो अब आप देखो 28 हमने देख लिया, 29 हमने देख लिया। 28 में भाई इनकम आ गई, 29 में तरीका आ गया। अब आता है 30 से 37। सर इनकम समझ में आ गई, अब आता है 30 से 37 कि सर कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें अलाउड होंगे। तो खर्चों के बारे में बताओ, पहले खर्चों के बारे में समझो, फिर उसकी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में समझेंगे। तो 30 के अंदर देख अब क्या खर्चा आता है, सबसे पहले वो समझना, याद बिल्कुल नहीं करना है, याद आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेक्शन 30, सेक्शन 30 में कौन सा खर्चा आएगा। देखो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ, आपको बिजनेस के लिए क्या असेट्स रिक्वायर्ड है, क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा मतलब क्या क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, राइट। अब इंफ्रा से रिलेटेड खर्चा क्या क्या हो सकता है, सोचो। इंफ्रा आपको चाहिए, अब इंफ्रा से रिलेटेड आपका खर्चा क्या क्या हो सकता है। सर बिल्डिंग से रिलेटेड आपका क्या खर्चा हो सकता है, अगर आपने बिल्डिंग ली है, अगर आपकी खुद की नहीं है तो रेंटल का खर्चा होगा, राइट। रिपेयर्स का खर्चा होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा। आपको उसका रेट्स एंड टैक्सेस पे करना पड़ेगा, है ना। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपकी खुद की है तो आपको टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, आपको उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर दी एक्सपेंडिचर फॉर दी बिल्डिंग। अच्छा फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे क्या खर्चे हो सकते हैं। सर अगर मैंने रेंटल पे लिया तो रेंट हो सकता है, सर मैंने रिपेयर्स कराई हो, है ना, वो हो सकता है, और इंश्योरेंस हो सकता है, राइट। दीज आर दी एक्सपेंडिचर्स। सर मैंने खरीदी हो तो, हाँ खरीदी हो तो दीज, खरीदी हो वो भी एक खर्चा है, राइट। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, आप जो हर साल इंकर्ड करते हो जनरली, जो आपने खरीदी ना, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है ना। बट आप देखो अगर आपने बिल्डिंग, मैंने आपको क्या बोला कि आपको बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इंफ्रा चाहिए तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स। अब बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग पे क्या क्या खर्चा होता है, बिल्डिंग पे अगर आपका रिपेयर्स का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स या इंश्योरेंस का खर्चा है, राइट, वो आपको अलाउड हो जाएगा, बट इट शुड बी रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। बिजनेस में पीजीबीपी हेड में आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे तो ही अलाउड होंगे, कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होता है। कैपिटल नेचर का अगर खर्चा है तो यस उस पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो सेक्शन 30 आपको बोलता है कि अगर आपने बिल्डिंग पर रिपेयर्स का खर्चा किया है, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर, रेंट का खर्चा किया है, प्रॉपर्टी टैक्सेस का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो यस वो आपको अलाउड हो जाएगा, राइट। 31 बोलता है, 30 तो हो गया फॉर द बिल्डिंग। 31 बोलता है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए, अब यहां पर देखो बिल्डिंग, फर्नीचर, जो वुडन फर्नीचर आता है, फिटिंग्स आता है, दीज आर द फर्नीचर। अब इसके अलावा अगर कोई भी एसेट्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में आती है, जो भी हम देखेंगे। मतलब बिल्डिंग के अलावा, फर्नीचर के अलावा जो भी एसेट्स है दैट कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपकी कोई मशीनरी हो गई, आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, राइट, दीज आर ऑल आर कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। और टी बुशेस को भी उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया है, ठीक है ना। टी बुशेस एंड कैटल्स, एनिमल्स, बाकी सारी चीजें प्लांट एंड मशीनरी में आ जाती है। अब यहां पर क्या है कि फर्नीचर के लिए या प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपने रिपेयर का खर्चा किया है, यस 31 में आपको अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस का अगर आपने खर्चा किया है, यस आपको 31 में अलाउड हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर रेंट, इस पर रेंट का खर्चा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट 31 में अलाउड नहीं है, वो हम 37 में देखेंगे, राइट। वो 31 में अलाउड नहीं है क्योंकि 31 में सिर्फ दो खर्चों को इन्होंने बताया है, अगर रिपेयर का खर्चा है और इंश्योरेंस का खर्चा है तो वो आपको 31 में अलाउड हो जाएगा। तो वापस से 30 और 31 को आपको याद करने का लोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि बिजनेस में आपको क्या चीज़ों की जरूरत है। सर बिजनेस में बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसके बिना आपका कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, राइट। इवन हम जाके प्रैक्टिस भी करना चाहें ना तो भी ये तीनों चीज़ें तो मस्ट है, कोई भी बिजनेस लो, ये तीनों चीज़ें तो जरूरी है। तो अगर बिल्डिंग के लिए अगर आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर किया है, रेंट का खर्चा किया है, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा किया है, दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 30। और 31 में क्या हो गया, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपने रिपेयर्स का खर्चा किया है और इंश्योरेंस का खर्चा किया है तो ये इसको अलाउड हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, रिपेयर्स इट शुड बी रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए,
ठीक है ना। अगर मान लो आपने कोई रिपेयरिंग कराई है और वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, जैसे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, मान लो मेरे पास एक ज़मीन थी, मैंने उस पर क्या करा, ऑलरेडी एक फ्लोर था मेरा, उस पर एक और फ्लोर डेवलप कर दिया, दैट इज अ कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, तो वो मेरे को यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 30 में, उसके लिए मेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 32 में। तो 30 में तो क्या आ गया, बिल्डिंग पे आपका जो खर्चा हो रहा है वो हो गया, 31 में फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी आ गया। अब आपका क्वेश्चन आता है सर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो यहाँ अलाउड हो रहा है, लेकिन अगर मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, 32 के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये देखो सर इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या होगा, तो हमने बोल दिया कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर कुछ कंडीशन पूरी करते हो तो। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हर किसी आदमी को नहीं मिलता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही ये बेनिफिट मिलता है, वो देखेंगे कब मिलता है कब नहीं मिलता है, वो हम देखेंगे आगे, राइट। मतलब आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा और डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कभी मत भूलना, हम मिस्टेक कर देते हैं जब भी हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं और अगर मान लो एलिजिबल हैं फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो बेनिफिट हम लेस करना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ मत करना कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर मान लो कैपिटल खर्चा अगर आपने किया है तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल सकता है और अगर कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल सकता है। यहाँ लिख लेना इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक है, जो हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कब मिलेगा, पहला, अब आपको बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, कोई भी बिजनेस को, अब ये देखो बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो असेट्स बिजनेस के लिए हो। आपने BMW खरीदी, अगर बिजनेस के लिए खरीदी है आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो बिजनेस को मिलेगा यार, बिजनेस को नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए असेट्स को यूज कर रहे हो तभी आपको मिलेगा, राइट। असेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन फुल्ली या पार्टली, चाहे तो आप पूरा का पूरा असेट्स बिजनेस में यूज कर रहे हो और अगर पार्टली भी यूज कर रहे हो, मान लो मैंने BMW 20% बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, 80% पर्सनल कर रहा हूँ, तो भी मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, तो भी मुझे 20% डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा। और असेट शुड बी ओन्ड बाय असेसी, ये मेरी खुद की ओन्ड असेट्स होनी चाहिए इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनरशिप, इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनरशिप, ठीक है ना, मेरी खुद की असेट्स होनी चाहिए, राइट, ओन्ड होनी चाहिए, मतलब वो असेसी बिजनेस की, पहले तो बिजनेस की असेट्स हो और दूसरा बिजनेस की असेट्स हो और वो बिजनेस में यूज हो रही हो, तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज डीम्ड ऑनरशिप, डीम्ड ऑनरशिप मतलब क्या हो गया, मान लो मैंने किराए पे एक फैक्ट्री ली, अब वहां पर मैंने क्या किया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एक सेपरेट ऑटोमेटेड रूम बनाया जहाँ पे ऑटोमेटेड मशीनरी लगवाई, तो उस ऑटोमेटेड रूम के लिए मान लो मेरे को 15 लाख का खर्चा करना पड़ा, तो बताओ उस 15 लाख के खर्चे को क्या मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा, नहीं, वो तो मैंने कैपिटल एसेट्स रूम बनाया साहब, उस किराए की फैक्ट्री में मैंने एक रूम बनाया, राइट, तो वो मेरा डीम्ड ऑनरशिप है, भले ही वो बिल्डिंग मेरी नहीं है, वो फैक्ट्री मेरी नहीं है, वो किराए की है, लेकिन जो रूम मैंने बनाया उस पर तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया ना, तो वो डीम्ड ऑनरशिप के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वहां पर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पर एक चीज आपको सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपकी एसेट्स पुट टू यूज हो गई हो, अगर आपकी एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई है तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पुट टू यूज मतलब रेडी टू यूज, मान लो मैं एक मशीनरी लेके आया, मशीनरी लेके मैंने रख दी अपने स्टोर में, तो क्या वो रेडी टू यूज है, नहीं, जब मैंने उसे इंस्टॉल कर दिया और एंड दिस इज रेडी फॉर द प्रोडक्शन, अब मैं उस मशीनरी से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूं, तब मैं उसे बोलूंगा दिस इज पुट टू यूज, कि हाँ दिस इज फॉर रेडी टू यूज। तो जिस दिन मैंने उसे पुट टू यूज किया है, जिस दिन मैंने उसे रेडी टू यूज किया है, उस दिन से मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जब भी आप कभी भी ना डेप्रिसिएशन के लिए अगर कभी भी जाओ, इवन आर्टिकल्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन में भी आप देखोगे कि जिस दिन से बिल आया है, अगर मान लो उस दिन से रिकॉर्ड कर लिया गया है तो दिस इज नॉट करेक्ट, जरूरी थोड़ी है, आप उससे पूछो पुट टू यूज कब हुई, सब इंस्टॉल्ड कब हुई है, इंस्टॉल्ड के डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो आप, वो विल डिस्कस इन द सेपरेट, ऐसे ही, ठीक है ना, जब मेरे रेगुलर लेक्चर्स हैं वहां जनरली हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें। चलो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब बिजनेस की एसेट्स हो और पुट टू यूज हो गई हो, राइट, और बिजनेस में यूज हो रही हो,
तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन आता है सर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है, क्या तरीके हैं सर डेप्रिसिएशन के बेनिफिट। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर अब हमें समझ में आ गया कि कब हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट, बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस में यूज आ रही हो एसेट्स और पुट टू यूज हो गई हो, तो ही हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। बट सर डेप्रिसिएशन कंप्यूट किस तरीके से करेंगे, देयर आर टू मेथड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का बेनिफिट हर किसी एसएससी को नहीं मिलता है, मतलब हर कोई बिजनेस स्ट्रेट लाइन एसएलएम का बेनिफिट नहीं ले सकता। सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी या एसएलएम दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकती है, और बाकी सभी के लिए तो बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना है। मतलब एसएलएम मतलब 99% ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूडीवी ऑप्ट करती है, और पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो जिनके पास ऑप्शन है एसएलएम का वो भी नहीं ऑप्ट करते हैं, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि मार्केट में सिमिलरिटीज रहें, तो इसलिए वो भी डब्ल्यूडीवी पे जाते हैं, बट उनके पास ऑप्शन है। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ऑप्शन है, आइदर दे कैन ऑप्ट डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर आपने अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन का तरीका जो किया है, अगर आपको याद है 10 लाख की एसेट्स खरीदी, उसकी लाइफ है 10 साल, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट, दैट इज द एसएलएम। सेम, ठीक है ना, कि भाई आपने एसेट्स खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, मान लो उसकी लाइफ है 5 साल, 5 ईयर, तो हर साल आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट इज अंडर एसएलएम। बट डब्ल्यूडीवी में ऐसा नहीं होता है। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, सेम टाइप ऑफ एसेट्स जो होती है, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ परसेंटेज, है ना, हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका एक अलग ब्लॉक बनाया जाता है, और उस ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी बेसिस पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है, वो अभी हम देखेंगे, राइट। अब ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ब्लॉक किनका बनता है, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर आप डब्ल्यूडीवी में जाओगे, देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, एक तो टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है। अब टेंजिबल में देयर आर 3 टाइप्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल्स में जो आते हैं वो 25% की रेट में हो जाते हैं, तो जो भी इंटेंजिबल्स होगी उनका 25% की रेट होगी, उनका एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। अब टेंजिबल्स के अंदर 3 टाइप ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो फर्नीचर इज अ सेपरेट टाइप, प्लांट एंड मशीनरी इज अ सेपरेट टाइप एंड बिल्डिंग इज अ सेपरेट टाइप। तो बिल्डिंग के अंदर जो भी सेम रेट वाली जो असेट्स होगी, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली जो असेट्स होगी, उनका एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरीके से फर्नीचर में, इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी में मान लो कोई एसेट से 15% की डेप्रिसिएशन है, किसी पर 30% है, किसी पर 40% है, तो 3 अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। 15% का अलग ब्लॉक बन जाएगा, 30% का अलग ब्लॉक बन जाएगा, 40% का अलग ब्लॉक बन जाएगा। इवन वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है, मतलब सेम टाइप ऑफ एसेट, सेम टाइप ऑफ एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका एक अलग ब्लॉक बना दो। अब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मान लो 15% वाली एसेट्स भी है, 30% वाली एसेट्स भी है, 40% वाली एसेट्स भी है। 40% मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसका अलग ब्लॉक बनेगा, सेपरेट ब्लॉक, इसका सेपरेट ब्लॉक बनेगा और इसका भी सेपरेट ब्लॉक बनेगा। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, यहाँ से गुडविल को हटा दिया गया है आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी पार्ट ऑफ इमूवेबल असेट्स, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर 2021 के फाइनेंस एक्ट 2021 से गुडविल और प्रोफेशन को इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन से रिमूव कर दिया गया है। पहले यस हुआ करती थी, बट अब गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं बोला जाएगा, तो यहाँ पर अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द अमेंडमेंट ना फॉर फाइनेंस एक्ट, फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2021। चलो अब आते हैं क्लास 1, क्लास 2, टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स में हम क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग में क्या आता है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बिल्डिंग में आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर कोई बिजनेस की कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बिजनेस की रेजिडेंशियल बिल्डिंग से बिजनेस कहाँ रहेगा, बिजनेस तो ऑफिस होता है, बिजनेस की रेजिडेंशियल बिल्डिंग कैसे हो सकती है। देखो, बिजनेस की रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अगर मान लो उसने कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिए रखी, दैट इज द बिजनेस का रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, टाउनशिप बनाती है, दैट इज द रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द यूज ऑफ द बिजनेस, राइट। सो दीज आर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो यस, उस पर 5% के ब्लॉक में उसे लिया जाएगा, और अगर अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 10% में आ जाएगी। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो जनरली जो बिल्डर्स होते हैं
और जो रोड्स बनाने वाले जो होते हैं वो जनरली ऑप्ट करते हैं। आपको पता है जब हाईवेज बनता है तो ये हाईवे मान लो L&T, लार्सन एंड टुर्बो, राइट, इनके पास मान लो हाईवे का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स है। तो वो क्या करते हैं, मान लो पूना और मुंबई पे एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को रखने के रहने के लिए क्या करते हैं, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि जब वो हाईवे का काम चल रहा है जब तक वो वहाँ रहेंगे, बाद में उसे डिमोलिश करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, दीज आर द टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स। तो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स पे 40% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 5%, अदर देन रेजिडेंशियल 10% और टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40%। फर्नीचर के केस में 10% है, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी, जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सारा प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में देखो मोटर कार भी आ जाती है, मोटर कार अगर मान लो बिजनेस के लिए आप मोटर कार यूज कर रहे हो, बिजनेस में मोटर कार ला रहे हो एज ए जनरल, तो 15% हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए ले रहे हो तो 30%। मतलब बिजनेस के लिए, मतलब जैसे मान लो नीदा ट्रेवल्स, अगर मान लो नीदा ट्रेवल्स में बस खरीद रही है, कोई गाड़ी खरीद रही है, वो हायर में चलने वाली है, या मान लो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं टैक्सियाँ मैं जो गाड़ियाँ खरीदता हूँ उसे टैक्सी पे चलाता हूँ, है ना, या किराए पे चलाता हूँ, तो दैट इज हायर बिजनेस। तो उस केस में मेरे लिए जो उस गाड़ी है उस पर 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी, बट मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ वैसे कैपिटल एसेट्स, राइट, बिजनेस में अगर यूज कर रहा हूँ, सॉरी हायर बिजनेस में नहीं हूँ, जस्ट जनरल मेरे बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए वगैरह के लिए मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो जनरल आ जाएगी और 15% हो जाएगी। ठीक है ना। अदर देन हायर बिजनेस इंक्लूडिंग फॉकलिफ्ट, फॉकलिफ्ट अगर आपको आइडिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सामान को उठाने के, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए फॉकलिफ्ट यूज की जाती है, दैट इज इंक्लूडिंग, मैं साफ साफ यहाँ लिख रहा हूँ तो ये कंफ्यूजन ना हो, फॉकलिफ्ट आल्सो ट्रीटेड एज मोटर कार, तो उस पर आपको 15% मिल जाएगा। बट अगर हायर बिजनेस में हो तो 30%। बट यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने 23 अगस्त बेनिफिट दिया था ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई भी गाड़ी खरीदी हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो मैंने BMW खरीदी, जनरल रेट क्या है 15%, ठीक है ना, जनरल रेट है 15%, बट ये BMW अगर मैंने इस डेट के बीच में खरीदी तो मेरे को 15% एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब मैं 30% डेप्रिसिएशन के ब्लॉक में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो BMW मैंने खरीदी और मेरा यूज क्या है, उसे टैक्सी में चलाना है, तो मेरी रेट क्या थी 30%, और एक्स्ट्रा 15% मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 45%, मेरे को उस पर 45% का ब्लॉक का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मोटर कार आपका क्लियर है। शिप के केस में 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, कंप्यूटर एंड लैपटॉप के केस में 40%, बुक्स के केस में 40%, विंडमिल्स अगर आपने 1/4/2014 के पहले इंस्टॉल्ड करी हो तब तो 15%, और 1/4/14 या उसके बाद में इंस्टॉल करी हो तो 40% में आ जाएगी। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, ऑयल वेल्स 15%, और अगर इनके अलावा कोई भी और प्लांट एंड मशीनरी हो तो वो जनरल 15% के ब्लॉक में आ जाएगी। जनरल जो ब्लॉक है रेट है वो है 15%, ठीक है ना, तो वो इसके 15% के ब्लॉक में आ जाएगी। कुछ नोट्स देख लेते हैं। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, अगर आपने एसेट्स खरीदी है तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। आप ये नहीं सोच सकते नहीं 4 साल बाद क्लेम करूंगा, अभी 1 रुपया क्लेम नहीं करता क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तब क्लेम करूंगा। नो, वो डे वन से आपको, जिस दिन आपने एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना जरूरी है। EPBX मोबाइल फोन विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्यूटर। होता क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंपनीज EPBX और मोबाइल फोन्स को कंप्यूटर की कैटेगरी में दे देती है ताकि उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाए, 40% की रेट में बेनिफिट मिल जाए, राइट, बट उन्होंने बोला नहीं, दीज आर नॉट मोबाइल्स, जनरल 15% का बेनिफिट ही मिलेगा। कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज विल बी ट्रीटेड एज कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज है, यस, वो कंप्यूटर ही ट्रीट किया जाएगा, उस पर आपको 40% का बेनिफिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी मीनिंग्स ऑल एसेट्स अदर देन बिल्डिंग, फर्नीचर, टी बुशेस और लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, राइट। ये कहता है कि बिल्डिंग फर्नीचर, जो मैंने आपको बताया भी था, प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, जो टी बुशेस नहीं है, है ना, और लाइफ स्टॉक्स नहीं है, वो सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। इवन आपकी जो बुक्स होती है, मान लो आपने कोई इनकम टैक्स एक्ट खरीदा हुआ है 10,000 20,000 रुपए का, इट विल ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। तो इवन आपका इसके अलावा जो भी आपकी एसेट्स है वो आपकी प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। ठीक है, अब आता है सर ब्लॉक, समझ में आ गया किस तरीके से ब्लॉक बनाना है, बट उस ब्लॉक में डेप्रिसिएशन किस तरीके से कंप्यूट होना है वो भी हमें समझना जरूरी है, राइट। तो देखो अब इस किस तरीके से आपको कंप्यूट करना है, आपको ये समझ में आ चुका है कि सर 15% का ब्लॉक है। मैं पहले आपको इधर समझा देता हूं फिर अपन वो पैटर्न समझेंगे। लेट्स अज्यूम आपके पास ओपनिंग WDV है, एक 15% ब्लॉक है आपका, जिसकी ओपनिंग WDV है आपकी 3 लाख रुपए, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर आपने 15% के ब्लॉक की कोई एसेट्स परचेज करी है, मान लो आपने एक एसेट्स परचेज करी है 7 लाख रुपए में, ठीक है ना, और ये आपके पास जो थी 3 एसेट्स थी, ठीक है,
और एक एसेट्स आपने सेल करी है, ठीक है ना, 4 लाख रुपए के अंदर, ठीक है। तो अब आपको जो ब्लॉक बनेगा, जो भी 15% की एसेट्स है, मान लो जो 3 एसेट्स है उनका एक ब्लॉक बना दिया गया 15% में, और आपने क्या करा, ओपनिंग WDV ऑफ दी ब्लॉक, ठीक है ना। ये प्लांट एंड मशीनरी का है। तो जो भी सेम टाइप ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो सेम टाइप ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो जो आती है और जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, उनको एक साथ ले लो, उनको एक साथ ले लो। उनके ब्लॉक को एक साथ लिया तो ये 3 लाख आ गए, ठीक है। अब अगर आपने इस ब्लॉक से रिलेटेड अगर कोई एसेट्स परचेज की है तो उसको आप ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने परचेज किया तो आप उसे ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई चीज सेल की है इस ब्लॉक में से कोई एसेट सेल की है, राइट, तो उसे लेस कर दो। तो ये जो 6 लाख है दैट विल बी WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस 6 लाख पे 15% से डेप्रिसिएशन लगेगा, और 6 लाख पे 15% से डेप्रिसिएशन लगेगा तो 90,000 रुपये हो जाएगा। 90,000 रुपये विल बी दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये लेस हो जाएगा। उसके बाद जो 5,10,000 बचेगा दैट इज ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर, तो इस तरीके से एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनता है, राइट। अभी हम समझते हैं इसे, ठीक है ना। जो जो भी एसेट्स उस ब्लॉक से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। चलो फटाफट से इसे देखते हैं। विजिबल, राइट। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। आई होप दिस इज राइट, विजिबल ना। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट। अब यहां पर क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो जो भी एसेट्स आ रही है और जिनका सेम परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनका एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। मान लो 15% की है तो 15% का अलग ब्लॉक बन जाएगा, 30% की है तो 30% का अलग ब्लॉक बन जाएगा, 40% की है तो 40% का अलग ब्लॉक बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये 4 कॉलम हो जाएंगे, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ एसेट्स, डिटेल और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग WDV, जो जो भी इस 15% ब्लॉक के अंदर आ रही है, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम कोई प्लांट एंड मशीनरी जो 15% की ब्लॉक में है, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, जो 15% के ब्लॉक में है। तो सबसे पहले तो उन एसेट्स को ले लो जो 15% के ब्लॉक में आ रही है, तो उनका ओपनिंग WDV आप यहाँ पर ले लो। मान लो यहाँ पर 5 एसेट्स है और ओपनिंग WDV आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता रह रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा ये। अब क्या करो, असेट्स परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में जो भी असेट्स परचेज करी है रिलेटेड टू दिस ब्लॉक, जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। मान लो आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है, तो उसका इस ब्लॉक में कोई लेना देना नहीं है। इस ब्लॉक में तो वही आएगी जो प्लांट एंड मशीनरी 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली है ना, 15% की रेट वाली असेट्स है, वही यहाँ पर आएगी। तो अगर आपने असेट्स परचेज की है तो उसे आपको यहाँ पर दिखाना होगा। सर आप तो यहाँ पे 3 कॉलम बना दिए, नॉट पुट टू यूज, पुट टू यूज और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। तो सर ऐसा क्यों? देखो लॉजिक देखो, नॉट पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो असेट्स आपकी नॉट पुट टू यूज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जब तक आपकी पुट टू यूज नहीं हो जाती है डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने 15% के ब्लॉक में कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली बट अभी तक यूज नहीं किया है, तो आप तो इस ब्लॉक में ऐड कर दोगे तो आपको बेनिफिट, अगर आपने ब्लॉक में ऐड कर दिया बिना सोचे समझे, नॉट पुट टू यूज वगैरह, तो क्या होगा, एट दी एंड आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के चांसेस कर लोगे, उससे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर सेग्रीगेट करवा दिया, नॉट पुट टू यूज। मान लो मैंने एक 4 लाख की कोई एसेट्स खरीदी जो अभी यूज नहीं करी है, तो मुझे पता है कि ब्लॉक में तो ऐड हो गई, एसेट्स ऐड हो गई, लेकिन इसमें मेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेना क्योंकि मुझे यहां से पता पड़ जाएगा। और जो प्रोविजो है, सेक्शन 32 का प्रोविजो है, वहां लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई एसेट्स परचेज कर ली और उसी ईयर में अगर आप पुट टू यूज करते हो लेस देन 180 डेज, 180 दिन के बाद अगर आप लेस देन 180 दिन अगर आप उसे पुट टू यूज करते हो लेस देन 180 डेज,
लेस देन 180 डेज अगर आप उसे पुट टू यूज करते हो तो उस पर आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और मोर देन 180 डेज अगर आपने उस एसेट्स को यूज किया है, जिस ईयर में आपने एसेट्स को परचेज किया है उस ईयर में अगर आपने उस एसेट्स को यूज किया मोर देन 180 डेज तो फुल रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहां पर ये आपको देखना पड़ेगा। मान लो मैंने एक एसेट्स खरीदी 2 लाख रुपए की, जो मैंने कब खरीदी, 1 दिसंबर को खरीदी। 1 दिसंबर को खरीदी तो देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेस देन 180 डेज है ना। मेरा जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने इसे यूज किया है पुट टू यूज, लेस देन 180 डेज है, तो इस पे मेरे को हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और एक मैंने खरीदी, मान लो 5 लाख की एसेट्स मैंने खरीदी, ये मैंने खरीद ली 1 जून में, ठीक है ना। तो जून में मोर देन 180 डेज यूज करिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, खरीदी और पुट टू यूज, सॉरी ये जो है ना 1 दिसंबर को पुट टू यूज और 1 जून को पुट टू यूज है। मान लो 1 दिसंबर को मैं पुट टू यूज करता हूं तो लेस देन 180 डेज, जिस ईयर में आपने खरीदी उस ईयर में अगर आपने 180 दिन से कम यूज किया है तो उस पर आपको 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। मान लो 15% का ब्लॉक है तो 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। अगर मैंने पुट टू यूज मोर देन 180 डेज किया तो पूरा 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और ये कितना हो गया, 4 2 6 और 11, तो 11 लाख मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 16 लाख, ठीक है। अब देखो 16 लाख रुपए मेरा यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, ओपनिंग WDV प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने कोई भी एसेट सेल की है, मान लो मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी हो गई, 8 एसेट्स। इन 8 एसेट्स में से अगर मैं कोई भी एसेट सेल करता हूं, डिस्कार्ड करता हूं, स्क्रैप करता हूं, तो उससे अगर मेरे को कोई अमाउंट रिकवरी होती है तो मैं यहाँ पर लेस करूंगा, और नहीं भी रिकवरी होती है तो 0 करूंगा। मनी पेबल इफ एसेट सोल्ड और डिस्कार्डेड, मान लो मैंने एक एसेट सेल करी और उसके मेरे को 15,000 रुपये मिले, 15,000 रुपये मिले, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई भी एसेट्स डिस्कार्ड की है और उससे मेरे को जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा और लेस करूंगा। WDV ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ स्लम सेल, मान लो आपने कोई स्लम सेल में, अपन ने कैपिटल गेन में देखा था कि आपने पूरा का पूरा यूनिट ट्रांसफर कर दिया है। अब पूरा का पूरा यूनिट ट्रांसफर कर दिया लेकिन कोई एसेट्स वहां भी पड़ी थी 15, जब मैं एज ए कंपनी होल अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं तो उस 15% के एसेट्स का एक अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अलग ब्लॉक बनेगा उसमें, चाहे वो इस यूनिट का हो चाहे इस यूनिट का हो, है तो मेरी कंपनी का। लेकिन मैंने क्या कर दिया, स्लम सेल के अंदर एक यूनिट ट्रांसफर कर दी, राइट। उसके अंदर मेरी कोई 15% की एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी का 15% की ब्लॉक की एसेट्स भी थी, तो उस केस में मैं यहाँ से क्या लेस करूंगा। तो उन्होंने बोला है यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लो आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर की है तो अज्यूम करो कि वो एसेट्स अपने ब्लॉक की एक इकलौती एसेट्स थी, और उसकी आज तक जब आपने ट्रांसफर किया ना तब तक के WDV निकाल लो, वो यहाँ पर लेस कर दो। बहुत सिंपल है। कंप्यूट द WDV अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, ठीक है ना। जब आपने ट्रांसफर किया ना तब तक की उसकी WDV निकाल लो और वो WDV आप यहाँ पर लेस कर दो, ठीक है ना। वो WDV जो भी आएगी वो यहाँ पर लेस कर दो अगर हो तो। सेम फॉर द गुडविल, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को आपको पता है कि उसे हटा दिया गया है, राइट। 2021 फाइनेंस एक्ट 2021 से उन्होंने हटा दिया। तो इन्होंने क्या बोला है कि 19-20 तक तो जो उसकी WDV थी गुडविल एज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक अप टू 19-20 है ना, अप टू 19-20 तक जो उसका ब्लॉक की वैल्यू थी, क्योंकि 21-22 से तो हट गई है, 20-21 से तो, है ना। तो एज पार्ट ऑफ ब्लॉक अप टू 19-20 सेम उस गुडविल का आप क्या करो, WDV निकाल लो और वो WDV यहाँ पर लेस कर दो अगर हो तो। अब WDV कैसे कंप्यूट करोगे, पहले तो इंटेंजिबल एसेट्स पूरे ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी, ये बोलता है कि इंडिविजुअल एसेट्स मानते हुए आप क्या करो, उसकी WDV ट्रीट कर लो, ठीक है ना। एंड इट इज वन टाइम एडजस्टमेंट, दिस इज वन टाइम एडजस्टमेंट। वापस देखो, कंप्यूट WDV अज्यूमिंग दैट दिस इज ओनली एसेट्स इन दी ब्लॉक, ये अज्यूम करते हुए आप उसकी WDV निकालो और वो WDV यहाँ पर लेस कर दो। अब मान लो यहाँ पर जैसे अगर होती है तो वो ऐड हो जाएगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 15,000 रुपये यहाँ पर लेस हो जाएगा, ठीक है। अब 15,000 लेस हो जाता है तो अगर यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 15,85,000, ठीक है। और आपके पास एसेट्स कितनी है, 8 में से एक एसेट्स गई तो आपके पास 7 एसेट्स बची है। ये जो दो चीजें हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 7 एसेट्स और ये वैल्यू। अब ये है, दिस इज, ये जो है ना 15,85,000, ये जो है ना 15 लाख, दिस इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बट डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब दो कंडीशन पूरी हो रही हो। ये जो मैंने दोनों ग्रीन में हाईलाइट किया ना, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है
तो यस WDV लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। पहला, ये जो ब्लॉक में असेट्स है एटलीस्ट एक असेट्स तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जीरो असेट्स है, अब जीरो असेट्स है तो ब्लॉक ही नहीं रहा भाई, डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, राइट। तो एटलीस्ट वन असेट शुड बी देयर इन दी ब्लॉक, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी, दिस WDV शुड बी ग्रेटर देन जीरो, WDV कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, जीरो या नेगेटिव में है समझ लो उस ब्लॉक खत्म हो गया, अब आप उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं कर सकते। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको लगाना है तो दोनों अगर पॉजिटिव कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि इसमें भी एटलीस्ट एक असेट्स हो और ये जीरो से ज्यादा हो, तो ही आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। देखो ब्लॉक एग्जिस्ट होना चाहिए और WDV जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे, अदरवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं करोगे। फिर कैपिटल गेन हेड में ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो भी देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। एज पर सेक्शन 50 इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है ना। अब जैसे हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, 15,85,000, क्योंकि इसी पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या मैं 15,85,000 पे 15% लगा दूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सेग्रीगेशन कराया है ना, अब आपको इसका यूज आएगा। अब देखो 15,85,000 में अब इसको आप सेग्रीगेट करो तीन पार्ट्स में, नॉट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज और अदर बैलेंस। नॉट पुट टू यूज की कितनी असेट्स है आपके पास, एक असेट्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए, तो आप यहां पर लिख दो 4 लाख रुपए पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए यहां लिख दो, ठीक है। 4 और 2 6 आपका यहां निकल गया, तो 15,85,000 माइनस 6 लाख बचा कितना, 9,85,000, राइट। तो इस पे तो जीरो, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इस पे लगेगा हाफ रेट से और इस पे लगेगा फुल रेट से। दिस इज द मैनर ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। जो ऊपर अपन ने ये सेग्रीगेट किया था ना, उसी का यही पर्पस था कि जब मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूं तो क्लियरिटी रहे। चलो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। और इन केस अगर यहां पर एक भी असेट्स नहीं रहती है, या इसी एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, या ये नेगेटिव में है या जीरो या नेगेटिव में है ना, तो उस केस में अब लेट्स अज्यूम, अब कैसा केस क्रिएट होगा, पहले मैं केस क्या क्रिएट करता हूं कि देखना कब डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं होगा, कब उसे कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करेंगे, वो समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप देखो कि लेट्स अज्यूम मैंने क्या कर दिया, 8 एसेट्स थी, 8 की 8 एसेट्स को सेल कर दिया मैंने, 8 की 8 एसेट्स मैंने सेल कर दी, 8 की 8 एसेट्स मैंने सेल कर दी। कितने में सेल करी, मैंने सेल कर दी 10 लाख रुपए की। तो यहां पर देखो मेरे पास एसेट्स कितनी हो गई, 0, और यहां पर मेरे पास WDV कितनी है, 6 लाख। मेरे ब्लॉक में असेट्स है क्या, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब ब्लॉक में असेट्स एग्जिस्ट हो। ब्लॉक एग्जिस्ट हो, यहां तो ब्लॉक ही खत्म हो गया, WDV का क्या करूंगा, अचार डालूंगा क्या, नहीं, ब्लॉक ही खत्म हो गया, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन में इसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, पहली सिचुएशन। अब अगर मैं इसे कैपिटल गेन में कैलकुलेशन करता हूं तो होगा क्या, सेल प्राइस कितनी है मेरी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसे मैं बोल सकता हूं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख, लेस कॉस्ट, तो ये जो 16 लाख रुपए है ना, ओपनिंग WDV प्लस परचेज, दैट विल बी योर कॉस्ट इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। जब भी आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कैपिटल गेन और वो कंप्यूट करोगे तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा, और जो कॉस्ट होगी ना वो क्या होगी, ओपनिंग प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर कितनी आ रही है, 16 लाख, तो 6 लाख का लॉस, और दिस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। समझ आया ये वाला पहला वाला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा समझाता हूं मैं आपको, दूसरा, लेट्स अज्यूम कि 8 एसेट्स में से मैंने 4 एसेट्स ही, 2 एसेट्स ही बेची, लेकिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स थी, वो बिक गई मेरी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए। मेरे ब्लॉक में एसेट्स हैं, हाँ मेरे ब्लॉक में 6 एसेट्स अभी भी पड़ी है, ठीक है ना, 6 एसेट्स पड़ी है, लेकिन जो WDV है वो नेगेटिव में आ गई,
WDV कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, जीरो या जीरो से कम अगर है तो उस केस में आप उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं करोगे, वो डायरेक्ट कैपिटल गेन में मामला चला जाएगा। ठीक है ना। अब कैपिटल गेन में मामला गया तो मैं बोलूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है साहब, 20 लाख रुपए। कॉस्ट कितनी है मेरी, कॉस्ट यहां पर कॉस्ट क्या होता है, ओपनिंग प्लस WDV। ओपनिंग थी मेरी 5 लाख, 11 लाख की परचेज है, और सॉरी ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग WDV प्लस परचेज, तो 16 लाख विल बी माई कॉस्ट। तो दिस 4 लाख विल बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम कुछ प्रोविजोज हैं वो देख लेते हैं। यस, प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). तो सेक्शन 32 के साथ हम कुछ प्रोविजोज देखते हैं। सेक्शन 32 में हमने डेप्रिसिएशन देखा था। प्रोविजो 1 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मान लो आप लेस देन 180 डेज यूज करते हो तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। प्रोविजो टू सेक्शन 32(2). अगर मान लो अमल कमीशन होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में हम इसे समझेंगे। अगर अमल कमीशन होता है, डीमर्जर होता है या सक्सेशन होता है। ठीक है ना। अमल कमीशन में क्या होता है कि एक कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया या दो कंपनी मिलकर नई कंपनी फॉर्म हो जाती है, दैट इज द अमल कमीशन। डीमर्जर एक कंपनी का एक पार्ट अलग करके उसे एक नई कंपनी फॉर्म कर दिया था, दैट इज डीमर्जर। और सक्सेशन क्या होता है, दैट इज कैपिटल गेन में भी हमने देखा होगा, प्रॉपर्टी पार्टनरशिप का कंपनी में कन्वर्जन हो गया, कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो गया, या एनी अदर सक्सेशन अदर देन दैट अगर कोई होता है, दैट इज द सक्सेशन। तो अमल कमीशन, डीमर्जर और सक्सेशन, अगर इन तीन केस में अगर ये तीन केस होता है, मान लो ए कंपनी दिस इज प्रीडिसेसर एंड बी कंपनी इज द सक्सेसर, दिस इज प्रीडिसेसर, ठीक है ना, और दिस इज सक्सेसर, ठीक है ना। अब मान लो ए कंपनी बी में अमलगमित हो गई, तो एक कंपनी अगर बी में अमलगमित हो गई, और लेट्स अज्यूम ये जो अमलगमिशन हुआ है, अमलगमिशन जो हुआ है वो हुआ है 1 दिसंबर 2021 में, ठीक है ना, 1 दिसंबर 2021 में। तो फिर अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। क्या ए कंपनी अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी 1 दिसंबर 2021 तक, उसके बाद में बी कंपनी करेगी, या क्या मैनर होगा? तो यहाँ प्रोविजो 2 में मैनर बताया गया है। इन केस ऑफ अमलगमिशन, डीमर्जर और सक्सेशन अगर ऐसा होता है तो जो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होगी ना, ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट में 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन जनरल मैनर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अमलगमिशन, डीमर्जर और सक्सेशन। मतलब ए अपनी बुक्स में प्रीवियस ईयर 21-22 का प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अमलगमिशन, ठीक है ना। प्रॉपर ब्लॉक ऑफ एसेट से पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा नॉर्मल मैनर में। फिर डिस्ट्रीब्यूट द डेप्रिसिएशन बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड। अब देखो 1 दिसंबर से अमलगमिशन हुआ और उस दिन से बी असेट्स को यूज करना शुरू कर दिया, और ए ने 1 अप्रैल से असेट्स को यूज कर रहा है, 1 अप्रैल 2021 से असेट्स यूज कर रहा है। तो ए के लिए 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक का नंबर ऑफ डेज निकालो, और बी के लिए 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक का डेज निकालो। जो भी नंबर ऑफ डेज होंगे उसमें उस टोटल डेप्रिसिएशन को जो ए के हाथ में कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन को इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, राइट। मान लो ए ने कोई बीच में कोई एसेट्स यूज करी है, मान लो उन्होंने 1 जुलाई को कोई एसेट्स यूज की है, तो 1 जुलाई 2021 में अगर कोई एसेट्स यूज की है तो 1 जुलाई 2021 से 31-30 नवंबर तक का नंबर ऑफ डेज निकालो उस एसेट्स के लिए, और बी के हाथों में 1 दिसंबर से 31-3 तक का निकालो, राइट। तो नंबर ऑफ डेज ए ने उस एसेट्स को कितने दिन यूज किया, बी ने उस एसेट्स को कितने दिन यूज किया, उस रेशियो में डिवाइड करो, दैट्स इट। मान लो बी ने अगर 1 दिसंबर से उसे अमलगमिशन 1 दिसंबर को हो गया, बट बी ने 1 जनवरी से एसेट्स को यूज किया है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च, जितने दिन जिसने यूज किया उतने में डिवाइड कर दो। पहला नॉर्मल मैनर में डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दो, फिर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड, दैट इज द इंपॉर्टेंट, राइट। चलो बस ये आपने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। कैपिटल गेन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है।
नाउ मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी करते हो तो यस आपको डेप्रिसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो कब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा वो हम देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, यस अपन ने क्या देखा था मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस के लिए एसेट्स यूज कर रहे हो और बिजनेस की ऑनरशिप है, मतलब एसएससी की ऑनरशिप होनी चाहिए और बिजनेस में एसेट्स यूज होनी चाहिए और पुट टू यूज, राइट, तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो। और कुछ अगर कंडीशंस फुलफिल होती है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। मतलब अगर आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, जो जनरली स्टूडेंट्स एरर कर देते हैं एग्जाम्स के अंदर, भाई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो दे दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल गए। लेकिन एग्जामिनर आपको एक चीज हिंट देके छोड़ता है कि दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इज इन पावर जनरेटिंग यूनिट, बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आपको बोलता नहीं है, पूछेगा नहीं, वो तो बोल देगा। अब आप कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले डेप्रिसिएशन हमने दे दिया, एडिशनल भूल गए। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन के साथ आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल सकता है अगर जो एसेट्स परचेज करी है दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पावर जनरेटिंग यूनिट, ठीक है ना। अगर जो आप एसेट्स परचेज कर रहे हो दिस इज फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पावर जनरेटिंग यूनिट, बाकी हर एसेट्स पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब हर एसेट्स पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी ले रहे हो या पावर जनरेटिंग में भी ले रहे हो, बट इट इज यूज्ड फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये समझ लो जो एसेट्स आप खरीद रहे हो दैट यूज्ड फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, डायरेक्ट यूज हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ही आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। आप तो क्या कर रहे हो, है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट आप क्या कर रहे हो, अपने ऑफिस में यूज कर रहे हो। रिलायंस वाला मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना रहा है, राइट, या पीपी बना रहा है, पीपी पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो अगर वो मशीन जो वो खरीद रहा है अगर वो इस पीपी के प्रोडक्शन में यूज आ रही है तो बेनिफिट मिल जाएगा। अगर जो एसेट्स वो खरीद रहा है अगर इस पीपी के प्रोडक्शन में यूज आ रही है तो मिल जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन में यूज नहीं आ रही है सर, जहां जो फैक्ट्री है ना वहां एक ऑफिस है सर, उनका ऑफिस में एसी लगा रखा है, ऑफिस में कंप्यूटर लगा रखा है, उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो इंटेंशन है यहां पे डिपार्टमेंट का कि किस एसेट्स पे बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट उन्होंने सिर्फ साफ बोला है कि अगर मान लो जो एसेट्स आप खरीद रहे हो वो प्रोडक्शन में अगर यूज आ रही है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्रोडक्शन में मतलब मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेटिंग यूनिट अगर उसे डायरेक्ट प्रोडक्शन में अगर यूज ले रहा है तो यस उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि मोटर कार, शिप, एयरक्राफ्ट इस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में अगर आपको एसेट्स यूज कर रहे हो उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन से उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, राइट। ऑफिस में अगर आपने कंप्यूटर खरीदा तो नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन के लिए उसको ट्रैकिंग के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा उसमें मिल जाएगा। समझ, ध्यान रखना है चीज, है ना। एसी ऑफिस में चल रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट पे नहीं मिलेगा, वो एसी यूज आ रहा है बिकॉज उस प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। मैं यहां पर जो टेक्स्ट पढ़ाता हूं ना मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर होता है कि यार रटना नहीं है। अगर आप रटोगे ना भूल जाओगे, रटना नहीं। अगर समझोगे ना कहानी, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन जब भी मैं बच्चों से बोलता हूँ वो रटा हुआ बोलने की कोशिश करते हैं, बोलता हूँ रटते क्यों, पर्पस समझो ना यार। एडिशनल पर्पस, एडिशनल डेप्रिसिएशन आया क्यों, आया इसीलिए कि भाई अगर प्रोडक्शन में आप यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट तो उनको बेनिफिट दे देंगे, बट प्रोडक्शन में आना चाहिए। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आप बोलोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बस न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, ठीक है ना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, बिल्डिंग और फर्नीचर पे तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि प्रोडक्शन से क्या लेना देना, प्रोडक्शन में यूज आ रही है प्लांट एंड मशीनरी तो यस उसी पे ही मिलेगा। अदर देन शिप, एयरक्राफ्ट और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मैंने आपको बताया था एक वो लिफ्ट होती है वो काम आती है प्रोडक्शन में, यस उसमें मिल जाएगा, दैट इज मोटर कार की कैटेगरी में, बट मिल जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन में यूज आ रही है, राइट। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अपन बता चुके हैं, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अब देख चुके हैं। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस पे नहीं मिलता है देखो। अगर प्लांट एंड मशीनरी अगर आप ऑफिस के लिए ले रहे हो तो नहीं मिलेगा, मतलब सिंपल है, अगर आपको एक चीज पता है ना भाई प्रोडक्शन में यूज आ रही है क्या तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पर नहीं मिलेगा, 100% अगर डायरेक्शन उस पर क्लेम हो चुकी है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% की रेट से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि जिस ईयर में आपने परचेज करी है उस ईयर में ही पुट टू यूज हो गई है तो आपको 20% का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 10% का मिलेगा, तो 10% का मिलेगा, ठीक है। और मान लो 10% का अभी इस साल मिल गया, 10% अगले साल मिल जाएगा, दैट्स इट। जब भी आप पुट टू यूज करोगे यस आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट मान लो जिस ईयर में आपने परचेज करी उस ईयर में
इफ पुट टू यूज लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन तो 10% इन ईयर ऑफ एक्विजिशन और 10% इन ईयर। मान लो आपने इस साल यूज नहीं करी, खरीद तो ली लेकिन यूज नहीं करी, अगले साल आपको 20% मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, पहली बार आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जब आप उसे पुट टू यूज करोगे। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि कौन सी एसेट्स में मिलता है, यूज होनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो अब आता है सर जो हम ब्लॉक, अब ब्लॉक तो आपने हमको सिखा दिया, ब्लॉक कंसेप्ट तो आपने हमको सिखा दिया। ब्लॉक कंसेप्ट में आपने हमें बताया ओपनिंग WDV, ये समझ आ गया सर, प्लस परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट जिसपे हमने खरीदा, वही आएगा ना सर, राइट, वही आएगा ना सर। ये परचेज प्राइस क्या लें, क्या सर जिस रेट पे मेरे को वेंडर ने इनवॉइस रेस किया है वो लिया जाए या और कोई परचेज प्राइस लिया जाए? मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या, जो ब्लॉक में आप ऐड करोगे। विल बी द पार्ट ऑफ द ब्लॉक कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो होगी परचेज प्राइस, दिस इज द परचेज प्राइस। मान लो मैं एक मशीनरी लेके आता हूँ, मैंने वेंडर को बोला भाई मेरे मशीनरी, वेंडर बोलता है साहब ये कितने की, ये लो 15 लाख का, तो उसने 15 लाख का मेरे लिए क्या बिल फाड़ दिया, 15 लाख का इनवॉइस बना दिया, तो क्या 15 लाख मेरी कॉस्ट होगी? नो, दिस इज द परचेज प्राइस, दिस इज द परचेज प्राइस। बट इस मशीनरी को उसके प्रमाइसेस से, वेंडर के प्रमाइसेस से खरीदने से इंस्टॉल्ड करने तक का जो भी खर्चा होगा वो भी मेरा कॉस्ट माना जाएगा, वो भी मेरा कॉस्ट माना जाएगा और उसे मैं ब्लॉक में ऐड करूंगा। जब मैं उस एसेट्स को दिखाऊंगा ना अपने ब्लॉक में तो 15 लाख पे ऐड नहीं करूंगा, और खर्चे टिल इंस्टॉलेशन तक के जो खर्चे हैं वो भी मैं ऐड करूंगा। मान लो अब मैंने क्या किया, अब मैं उसको अपने फैक्ट्री तक मंगा रहा हूं तो उसके लिए मैंने 1 लाख का भाड़ा दिया, इंस्टॉलेशन कराने वाले को 50,000 रुपये दिए मैंने कि भाई इंस्टॉल कर, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग कराई तो 5,000 रुपये ट्रेनिंग का खर्चा करवाया मैंने। ठीक है ना, मान लो इस एसेट्स को खरीदने के लिए मैंने लोन लिया तो टिल पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी आ जाएगा, बट मान लो मैंने तो वो लोन नहीं लिया, ऐसे ही खरीद ली। और अगर और भी कोई खर्चा हुआ, मान लो मिसलेनियस 10,000 का खर्चा, राइट, तो 50,000, 10,000 और 5,000 कितने हो गया, 65,000। तो इसकी मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15,65,000 रुपये। ठीक है ना, 15 लाख तो ये हो गया और 65,000 ये हो गए, तो 15,65,000 विल बी दी कॉस्ट। ठीक है ना, विल बी दी कॉस्ट। मान लो इस मशीन का ट्रायल रन किया और ट्रायल रन करने से मान लो कोई मेरा प्रोडक्ट निकला, ट्रायल रन की भाई मेरा प्रोडक्ट जैसा मेरे को चाहिए वैसा आ रहा है क्या, मान लो पार्ले जी बिस्किट बनाने की मैंने मशीन मंगाई, अब पार्ले जी बिस्किट का साइज वाइज बराबर है क्या, नहीं यार साइज बराबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, वो ट्रायल रन का जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दिया, उससे मेरे को 1 लाख रुपए मिल गए, तो वो 1 लाख रुपए मैं यहाँ से लेस कर दूंगा। ठीक है ना, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 14,65,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है जो ब्लॉक का पार्ट होगी। ठीक है ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इफ कैश एक्सपेंसेस इंकर्ड ग्रेटर देन 10,000 टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे टू परचेज द असेट्स, तो वो कभी भी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, मान लो आपने ये जो 10,000 का 50,000 का खर्चा किया आपने कैश में कर दिया, तो दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है ना, ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। दैट्स इट। कुछ एक्सप्लेनेशन है, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आप नोट्स में से एक बार ओवरव्यू ले लेना कि ये कुछ है कि एक्सप्लेनेशंस हैं, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो, फोटो ले लो, आप एक बार पढ़ लेना। दिस इज ये बुक अगर आपको रिक्वायर्ड हो, कई बच्चों की क्वेरीज थी सर ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो आप हमारी साइट पे आके बाय कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है, तो जितनी कॉस्ट हमने इंकर्ड की है उतना ही कॉस्ट यहाँ पर रखी है विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इंडिया एजू एंटरटेन, दिस इज आवर साइट www.indiaeduentertain.com। यहाँ पर आप जाके, मैं आपको लिख देता हूँ वेबसाइट हमारी, ये लिखा हुआ है, देखो ये देख लीजिए, indiaeduentertain.com। यहाँ पर जाके आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो few more points related to depreciation. This is the real depreciation is a really important part. मैंने आपको बताया था हर बार आता है और हर बार आएगा। जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे 101% डेप्रिसिएशन आना ही आना है।
ठीक है ना, तो क्लियरिटी होनी चाहिए। चलो अब आते हैं फ्यू मोर पॉइंट्स अंडर WDV। अगर मान लो पहला, एज पर सेक्शन 38(2) assets partly used for business and partly for the personal। मान लो मैंने BMW खरीदी, मैं आपको वहाँ बताया भी था एग्जाम्पल में, मैं क्या कर रहा हूँ 80% तो मैं बिजनेस में यूज़ ले रहा हूँ और 20% मैं क्या कर रहा हूँ घूमने फिरने में भी यूज़ ले रहा हूँ। तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। मैं इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करूँगा नॉर्मल तरीके से, और जो डेप्रिसिएशन होगा उसका 80% तो बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, बट 20% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट्स अज्यूम 50 लाख में मैंने गाड़ी खरीदी, मोटर कार, 15% के ब्रैकेट में है, तो 15% के हिसाब से 50 लाख का 15% कितना हो गया, 75,000, 7.5 लाख रुपए। 50 लाख इंटू 15%, 7.5 लाख रुपए, ये उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है ना। तो इस डेप्रिसिएशन का 80% मुझे अलाउड हो जाएगा और 20% मुझे अलाउड नहीं होगा। तो 80% मतलब 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ विल बी अलाउड टू मी। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो 44 लाख विल बी माई WDV, है ना, फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो 44 लाख मेरा ओपनिंग WDV हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 7.5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, 6 लाख का बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। चलिए दूसरा, पहला हमने देख लिया है असेट्स अगर आपने पार्टली यूज फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर दी पर्सनल। अब आता है इन केस ऑफ कंपोजिट इनकम। कंपोजिट इनकम में क्या होता है, ये एक बार आप देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम या बिजनेस इनकम। जैसे टी कॉफी रबर हो गया, है ना, टी कॉफी रबर के केस में होता है ना, तो वैसा ही है 60-40, ठीक है ना, 65-35, 75-25, 60-40, ये रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। ये अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो पहला है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो उस केस में 60% तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होता है ना टी कॉफी रबर, जो परसेंटेज ज़्यादा है जैसे 60-40, तो 60% विल बी एग्रीकल्चर इनकम होगा, कम वाला नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा, ठीक है ना। रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 65 और 35 हो गया। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, यहाँ ध्यान रखना, ये तो आ गया टी, ये आ गया आपका रबर। अब कॉफी में ये दोनों है, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75-25 हो जाएगा, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड तो 60-40 हो जाएगा। ये चीज है ना कंपोजिट इनकम। तो अब अगर मान लो कंपोजिट इनकम है तो वहां पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी क्या 60-40 होगा क्या, नहीं, वहां बिल्कुल नहीं होगा। ये कंपोजिट इनकम है, प्रॉफिट निकालने के बाद उसको 60-40 कर दो, प्रॉफिट निकालने के बाद। बट खर्चे जो हैं आप क्या करो, आप एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। बिजनेस में क्या करो, आपकी बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंडिचर्स, जो प्रॉफिट निकला है इन बिजनेस का उसको 60-40 कर दो। 60 विल बी ट्रीटेड एज 60% प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर और 40% विल बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। यहां कंफ्यूज मत होना कि सर डेप्रिसिएशन को भी 60-40 कर दो क्या, नहीं, डेप्रिसिएशन तो पूरा निकालो। मान लो यही इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं आपके यहां पर, सॉरी, ठीक है ना। इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मैं बोलता हूं साहब BMW मेरे ये जो कंपोजिट इनकम है मेरे 60% तो नॉन एग्रीकल्चर है और 40% सॉरी 60% तो एग्रीकल्चर है, 40% ये है। तो क्या ये जो डेप्रिसिएशन है इसका 40% ही अलाउड होगा मुझे, नहीं। ये आपका 50 लाख का जब आप डेप्रिसिएशन अपने ब्लॉक में डालोगे, पूरा 7.5 लाख रुपए आप यहाँ लेस करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 43,50,000, राइट, नहीं 4250, राइट। ये जो ओपनिंग WDV हो जाएगी वो कितनी होगी, 4250। अब जो फाइनली आप लेस तो पूरा 7.5 करोगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको 60-40 करोगे यार, कभी इसीलिए ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो आप कि WDV और डेप्रिसिएशन कंप्यूट एज पर द जनरल मेथड बाय अज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम ऑफ द एसेसी इज चार्जेबल अंडर द हेड PGBP, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जो इनकम आएगी उसको हम तोड़ देंगे, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। अब आता है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ SLM। अगर SLM है तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है और क्या होता है, राइट, वो हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो SLM के केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पावर जनरेटिंग यूनिट। अगर मान लो
ऑप्शन है, अगर पावर जनरेटिंग यूनिट है तो उनको ऑप्शन है कि एसएलएम में भी जा सकते हैं और डब्ल्यूडीवी में भी जा सकते हैं। अगर डब्ल्यूडीवी में जाते हैं तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट अगर मान लो वो एसएलएम में जाते हैं तो क्या होगा। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने 10 लाख की कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है ना, 2021-22 में, 2021-22 में 10 लाख की कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेट्स अज्यूम, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेट्स अज्यूम 0, कोई भी एसेट्स नहीं है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 0, ठीक है ना। अब 10 लाख की उन्होंने एसेट्स खरीदी और इसकी जो लाइफ है वो है 5 साल, ठीक है। तो होगा नॉट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, यहाँ जरूरत ही नहीं है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का, एसएलएम में खाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 10 लाख की एसेट्स खरीदी और उसकी लाइफ है 5 साल, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10 लाख अपॉन 5 इजिकल टू 2 लाख पर एनम, ठीक है ना, पर ईयर, ये उसका डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन इजिकल टू, करेक्ट। अब मान लो आपने 2021-22 में इसे खरीदा और 2 साल बाद 2023-24 में आपने सेल कर दिया एट द रेट 7 लाख, ठीक है ना, पहला एट द रेट 7 लाख, एट द रेट 9 लाख, एट द रेट 11 लाख, 23-24 में आपने उसे सेल कर दिया, ठीक है। इसे मैं लेता हूँ 5 लाख, ठीक है ना। 5 लाख में सेल कर दिया, 9 लाख में सेल कर दिया, 11 लाख में सेल कर दिया, तो कहानी क्या होगी देखो, अब इसे समझो। वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, ठीक है। 21-22 में आपने खरीदा तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, मतलब 21-22 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2 लाख रुपए। चलो सर, तो अब ये आपके पास डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई, 8 लाख रुपए, करेक्ट, मतलब 8 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब आपने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे लगाओगे, मतलब 22-23 का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, वो भी 2 लाख रुपए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख रुपए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। तो आज अगर मैं इसकी डब्ल्यूडीवी बोलूंगा तो कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। अगर मान लो अब मैं तीसरे साल में इसे सेल कर देता हूँ, 23-24 में मैं इसे सेल कर देता हूँ 5 लाख रुपए में, मैं बोलूंगा साहब इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 5 लाख रुपए, और सेल किया मैंने 5 लाख रुपए के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, सर 6 लाख की एसेट्स 5 लाख में बेच दी, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, राइट। इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, इस लॉस को टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाएगा, इस लॉस को टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाएगा, और ये आपको आपके बिजनेस में अलाउड हो जाएगा। पहला सिनेरियो आपको समझ में आ चुका है। अब दूसरा सिनेरियो पे आते हैं हम। तो मैंने आपको पहला सिनेरियो समझा दिया है कि 1 लाख विल बी द, जो लॉस है इट विल बी टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। मान लो सेल प्राइस जो होती वो कितनी होती, 9 लाख रुपीज, ठीक है ना। ओ सर 6 लाख के एसेट्स को 9 लाख में बेच दिया, ओ सर 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट। अगर ये 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि प्राइस जो है 9 लाख आपकी कॉस्ट से कम है ना, कॉस्ट से कम है, तो ये जो प्रॉफिट है दिस विल बी द बिजनेस की इनकम माना जाएगा, दिस विल बी द बिजनेस का इनकम माना जाएगा, ठीक है ना। ये देखो दिस विल बी द बिजनेस इनकम माना जाएगा, और इसे हम बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, और हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी हेड में इनकम माना जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे ये बोलूं, अगला सिनेरियो, ये तो क्या था 9 लाख, मतलब कॉस्ट से कम प्राइस पे बेचा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि डब्ल्यूडीवी से ज्यादा था, कॉस्ट से कम बट डब्ल्यूडीवी से ज्यादा। अगर अब मैं बोलता हूं कि सर मैंने इसको कितने में बेचा है, 11 लाख रुपीज, 11 लाख रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये 11 लाख कॉस्ट से भी ज्यादा है। ओ सर 10 लाख की तो कॉस्ट थी, उससे भी ज्यादा बेच दिया, कमाल कर दिया सर आपने। तो यहां कॉस्ट से ज्यादा कितना है, 1 लाख रुपीज, और डब्ल्यूडीवी से ज्यादा कितना है, 4 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 4 लाख विल बी द बैलेंसिंग चार्ज, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, दिस 1 लाख विल बी द कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। दिस इज द तरीका इन केस ऑफ पावर, इन केस ऑफ एसएलएम, अगर पावर जनरेटिंग यूनिट एसएलएम में जा रही है तो दिस इज द कंपटीशन का मैनर, ठीक है। चलो, सो हमने क्या कर लिया है, सेक्शन 28 कर लिया है, सेक्शन 29 कर लिया है। सेक्शन 28 तो बोलता है इनकम को, सेक्शन 29 बोलता है कंप्यूटेशन का तरीका कि 28 की इनकम, 41 की इनकम माइनस
ये जो मैंने पावर जनरेटिंग वाला बताया ना 41 में बताऊंगा वापस से कि वो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि 41 में दिस विल बी द बैलेंसिंग चार्ट जो आ रहा था ना, दिस विल बी द इनकम, डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाएगा, तो दिस विल बी 41 वाला पार्ट हो गया, राइट। तो 28 की इनकम आ गई, 41 की इनकम आ गई, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस हो जाएंगे विद द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43 भी, और जो आएगा दैट विल बी प्रॉफिट, वो आपका पीजीबीपी एज टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने क्या देख लिया है, सेक्शन 30 देख लिया है। बिल्डिंग के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया हो, रिपेयर्स का, रेंट का, इंश्योरेंस का, प्रॉपर्टी टैक्सेस का, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा 30 के अंदर। 31 के अंदर क्या है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपने रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा किया हो तो अलाउड हो जाएगा, राइट। अब फिर हमने क्या देखा, 30 31 देख लिया, 32 हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, और डेप्रिसिएशन के साथ साथ मैंने आपको बताया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हम देख चुके हैं, ठीक है। 33 के अंदर जो आता है सेक्शन 33, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। दीज आर रिलेवेंट फॉर दी फाइनल स्टूडेंट्स, साइट रेस्टोरेशन फंड, ठीक है ना, और टी डेवलपमेंट में अगर आप कोई डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कराते हो, दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर द इंटर स्टूडेंट्स, मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो सेक्शन 33 गया, 34 नहीं है। तो अब आता है सेक्शन 35। अब 35 आता है रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन ये जो 35 का खर्चा है वो आम लोगों के लिए नहीं होता है, वो कुछ बड़े लोगों के लिए होता है। साइंटिफिक रिसर्च में हम जैसे लोग नहीं लगते हैं, बड़े बड़े लोग लगते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स लगते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, जो लगते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कुछ साइंटिफिक रिसर्च करती है कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, तो वो बड़े लोगों की बातें हैं। बड़े लोगों की बातें पहले छोटे लोगों की बातें करके बड़े पे आएंगे। तो 35 अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं लूंगा 36, राइट। सो अगला जो सेशन में लेने वाला हूँ अभी, ठीक है ना, वो होगा सेक्शन 36। पहले 36 को समझेंगे, फिर 37 को समझेंगे, और फिर उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो समझेंगे, 40 to 43 भी, फिर वापस 35 को हम देख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सेक्शन 37 तक कंप्लीट हो जाएगा, 30 से 37 तक के खर्चे, है ना। देखो 30 31 32 हमने देख लिया है, 33 34 नॉट रिलेवेंट, तो हटा दिया अपने, 33 इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, हटा दिया, 34 है ही नहीं, ठीक है ना। 35 साइंटिफिक रिसर्च बाद में करने वाले हैं, 36 और 37 अभी हम करेंगे। 36 में कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन है जो आपको मिल जाएगी, 37 जनरल डिडक्शन है, राइट। तो 30 से 37 के खर्चे प्लस उनसे कुछ रेस्ट्रिक्शन, 40 to 43 भी, उसमें 3 सेक्शन है, 40 40A और 43 भी, ठीक है। बस ये रेस्ट्रिक्शंस हुए, काम खत्म, आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रेजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है ना, वो अगले सेशन में अपन देखने वाले हैं। कनेक्टेड अगले सेशन में देखते हैं।